हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे चैनल साइंस स्टडी 99 ग्रुप में। तो जैसा कि फ्रेंड, आज हम बीए प्रोग्राम ग्लोबलाइजेशन थर्ड ईयर वैश्वीकरण ने वैश्विक अर्थव्यवस्था में असमानता और स्थिरता ला दी है। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार रिपीट हुए, चाहे वो डीयू हो, सोल हो, इग्नू जैसे कॉलेजेस में कई बार ये क्वेश्चन आए हुए हैं और ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये जो वीडियो का जो पार्ट होगा, 9वां पार्ट है। तो आइए फ्रेंड, हम स्टार्ट करते हैं, इसे बेसिक से समझते हैं ताकि हम अपने एग्जाम में अच्छे से लिख सकें। तो हम बात कर रहे हैं कि वैश्वीकरण ने वैश्विक अर्थव्यवस्था में असमानता और स्थिरता ला दी है। क्या ऐसे कारण रहे हैं? तो हम बात कर रहे हैं कि आर्थिक एकीकरण शब्द का प्रयोग उन विभिन्न आयामों को दिखाने के लिए किया जाता है जो आर्थिक एकीकरण के अंतर्गत विभिन्न देशों के मध्य व्यापार में आने वाली बाधाएं कम होती। यानी जितने भी जो देश होते हैं ना, आपस में अगर व्यापार कर रहे हैं ना, तो अपनी बाधाओं को ना थोड़ा कम करें, यानी बाधाओं को खत्म कर दें ताकि हर कोई देश आपस में मिलकर अच्छे तरीके से व्यापार कर सके, अपने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत कर सके। वर्तमान समय में स्वतंत्र देशों के मध्य में सर्वाधिक एकीकृत अर्थव्यवस्था यूरोपीय यूनियन है और आर्थिक एकीकरण की प्रक्रिया के मुख्य रूप में 3 अवस्थाओं में इसको विभाजित किया गया है। तो हम पहला टॉपिक पढ़ते हैं। तो यहाँ पे वरीयता प्राप्त में व्यापारिक क्षेत्र यानी छूट प्राप्त की बात हो रही है। वरीयता प्राप्त व्यापारिक क्षेत्रों में हमारा भी प्राय ऐसे क्षेत्रों से है जिसके अंतर्गत सभी सहयोगी देशों के कुछ उत्पादों को वरीयता पहुंच प्रदान की जाती है, यानी छूट प्रदान करवा दी जाती है। और इसके लिए कार्य जो टैक्स है, उस टैक्स को थोड़ा सा घटा दिया जाता है ताकि पूरे देश मिलकर क्या कर सके, व्यापार कर सके, अपनी संस्कृतियों का आदान प्रदान, राजनीतिक, आर्थिक, ताकि हर कोई देश अपने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत कर सके। लेकिन इसे पूर्णतः समाप्त नहीं किया जा सकता, यानी कुछ ऐसे जो सीमाएं जो हैं उसको पूरा समाप्त नहीं किया जा सकता। लेकिन जो प्रतिशुल्कों में थोड़ा सा कमी लाया जा सकता है, उसको घटाया जा सकता है। तो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, वरीयता प्राप्त में व्यापारिक क्षेत्र कहते हैं। तो वरीयता व्यापार क्षेत्र की स्थापना व्यापार समझौते के माध्यम से किया जाता है। कोई भी व्यापारी देश किसी दूसरे देश से व्यापार के समझौते को एक्सेप्ट करता है तो उन दोनों के बीच में व्यापार बहुत अच्छे तरीके से चलता है और लंबे समय तक चलता है। तो ये कुछ समझौते थे जो कि प्रतिशुल्कों को लेकर किया जाता है एक दूसरे देशों के साथ। तो अब हम बात करते हैं कि मुक्त व्यापार क्षेत्र का मतलब क्या है। तो मुक्त व्यापार क्षेत्र से अभिप्राय व्यापार सीमाओं के आर पार होने से, यानी सीमा के अंदर व्यापार नहीं होना चाहिए, सीमाओं के आर पार, यानी अपने देश से बाहर के देशों से व्यापार करना। मुक्त व्यापार क्षेत्र से अभिप्राय व्यापार सीमाओं के आर पार होने से है। हम बात कर रहे हैं कि मुक्त व्यापार का मतलब क्या, वह देश जो बहुत सारे देशों के साथ व्यापार करता है, अपनी सीमाओं के आर पार व्यापार करता है, जैसे चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, ठीक है। तो बहुत सारे देशों के साथ अगर व्यापार करता है तो उसको सबसे ज्यादा प्रॉफिट होता है। तो मुक्त व्यापार के लिए सीमा पर लगने वाले कर यानी टैक्स पर कमी लाकर व्यापार को सबसे ज्यादा बढ़ावा दिया जाता है। अगर हमने टैक्स को थोड़ा कम कर दिया है तो हम अपने व्यापार को बहुत ज्यादा बढ़ावा दे सकते हैं। कस्टम यूनियन के बारे में हम पढ़ लेते हैं। कस्टम यूनियन के बारे में हम पढ़ लेते हैं। यह एक प्रकार का व्यापारिक है जो मुक्त व्यापार क्षेत्र होने के साथ एक सामान्य बाधाएं यानी प्रति शुल्क नीति भी रखता है। ये कस्टम यूनियन जो है ये देश के समान विदेशी व्यापार की नीतियों की स्थापना करता है और परंतु कई मामलों में यह देश अलग प्रकार के आयात कोटा का प्रयास करते सीमा शुल्क संघ को बनाने का उद्देश्य आर्थिक क्षमता को बढ़ावा देना है। इसका निर्माण व्यापार संधि के द्वारा किया जाता है। तो अब हम बात करते हैं साझा बाजार यानी साझा बाजार। यहाँ पे आपको साझा लिख लेना है। साझा बाजार से अभिप्राय एक ऐसी व्यवस्था से है जिसमें क्या सहयोगी राष्ट्र एक दूसरे के बाजारों का प्रयोग कर सकते हैं, साझा कर सकते हैं। और साझा बाजार की नीति का उद्देश्य क्या, पूंजी, श्रम, वस्तुएं एवं सेवाओं का आगमन से आसान बनाना, यानी इतना आसान बना दो कि सेवाओं का आदान प्रदान हो सके, यानी वस्तुओं की जो सेवाएं होती है उसका आदान प्रदान हो सके। हर कोई व्यक्ति यानी हर कोई देश अपने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत कर सके। उदाहरण के लिए यूरोपीय संघ ने, यहाँ पे हम बात करते हैं नाफ्टा, सार्क ने साफ्टा का निर्माण करवाया था। तो आप यहाँ पे नाफ्टा लिख लीजिएगा और यहाँ पे साफ्टा लिख लीजिएगा।
तो प्यारे फ्रेंड्स, हम बात करते हैं कि आर्थिक एवं मुद्रा संबंधित क्या है। यह एक ऐसी व्यापारिक प्रखंड है जिसमें एकल बाजार के साथ साथ क्या साझी मुद्रा भी शामिल होती है। यह आर्थिक एकीकरण का महत्वपूर्ण चरण माना जाता है। पूर्ण आर्थिक एकीकरण या अधिक एकीकरण का अंतिम चरण है। आर्थिक एकीकरण पश्चात नीतियों का निर्माण नामात्र ही होता है, यानी जो आर्थिक जो एकीकरण के जो नियम कायदे कानून है वो धीरे धीरे बनते रहते हैं, नामात्र में बनते रहते हैं। तो इसमें पूर्ण मुद्रा संबंधित संघ समान राजकोषीय नीतियां और देखा जाए तो पूर्ण आर्थिक एकीकरण वाले देशों में समान होती है। तो आर्थिक एकीकरण के लाभ पढ़ लेते हैं। व्यापार श्रृंखला सदस्य देशों के आपसी अच्छी गुणवत्ता वाली वस्तुओं और सेवाओं के चयन की सुविधा होती है। व्यापार में आने वाली बाधाएं समाप्त हो जाती है। सदस्य देशों के मध्य व्यापार को बढ़ावा मिलता है, जिससे अधिक मुद्रा की बचत हो जाती है और आर्थिक स्थिति में सहमति। विश्व व्यापार संगठन में सदस्य देशों की संख्या भी धीरे धीरे बढ़ जाती है, जिसके कारण क्या सबको सहमत होना पड़ता है। परंतु क्षेत्रीय स्तर के संगठन में सर्वानुमति प्राप्त होना आसान होता है, जो सार्क, आसियान और यूरोपीय संघ आदि कर रहे थे। इन्होंने अपने एक संगठन बनाया। भाई, संगठन बनाने का मेन उद्देश्य क्या? नाफ्टा, साफ्टा, सार्क जैसे, यूरोपीय संघ जैसे, ताकि अपने देशों की जीडीपी को मजबूत कर सके, देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत कर सके, ताकि अपने देश को अच्छे तरीके से चला सके। तो हम बात करते हैं कि राजनीतिक सहयोग। आर्थिक एकीकरण के फलस्वरूप विभिन्न देशों के बीच राजनीतिक सहयोग को बढ़ावा मिलता है तथा राजनीतिक स्थिरता एवं संघर्ष निपटने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। रोजगार के अवसर, आर्थिक एकीकरण, स्वतंत्रता, व्यापार को बढ़ावा मिला, यानी राजनीतिक सहयोग तो मिला, आर्थिक एकीकरण को अपना लेने से रोजगार के अवसर मिले हैं और आर्थिक एकीकरण स्वतंत्रता, व्यापार को बढ़ावा भी देता है। तो ये थे हमारे कुछ तथ्य। तथा विदेशी निवेश बढ़ने लगता है, जिसके फलस्वरूप अत्यधिक मात्रा में रोजगार के अवसर बढ़ जाते हैं। लोग विभिन्न देशों में जाकर क्या करते हैं? अपनी सेवाओं को देने लगते हैं, जिससे उनकी आय में वृद्धि होती है और आय में वृद्धि होने के कारण जीवन स्तर में काफी हद तक सुधार आ जाता है। तो प्यारे मित्रों, अब हम बात करते हैं कि आर्थिक एकीकरण की हानियां। व्यापार प्रखंड निर्माण आर्थिक एकीकरण के फलस्वरूप सदस्य राष्ट्रों को इसका लाभ प्राप्त हुआ है, परंतु जो देश इसके सदस्य नहीं बन पाए हैं उसे या उनके विकास में ये बहुत बड़ा बाधा का रूप माना जाता है। राष्ट्रीय संप्रभुता आर्थिक एकीकरण के कारण देशों की प्रभुसत्ता जो है वो धीरे धीरे होते जा रही है? नष्ट होते जा रही है, प्रभावित होते जा रही है। परंतु अब राष्ट्र स्वयं निर्णय नहीं ले पाते। सभी सदस्य वाले देशों को अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अनुसार चलना पड़ता है, जिससे उनके घरेलू मामले प्रभावित होते हैं और राष्ट्र स्वयं स्वतंत्र निर्णय नहीं ले पाते हैं। तो वैश्विक अर्थव्यवस्था में असमानता एवं स्थिरता। वैश्विक अर्थव्यवस्था में वृद्धि के साथ साथ देशों के आर्थिक विकास के साथ साथ रोजगार के नए अवसर पैदा हुए, परंतु वैश्विक अर्थव्यवस्था में 4 गुना वृद्धि हुई है। तो प्यारे मित्रों, यहाँ पे आपको अर्थव्यवस्था लिख लेना। और अनुकुशल श्रमिकों की मांग बढ़ती जा रही है, यानी अच्छे श्रमिकों की बढ़ती जा रही है? मांग बढ़ती जा रही है। वैश्विक अर्थव्यवस्था का एकीकरण होने के कारण अमेरिका, यूरोप में अनिश्चितता बढ़ती जा रही है और आय की असमानता में वृद्धि हो रही है, अर्थात अमीर और अमीर होते जा रहा है, गरीब और गरीब होते जा रहा है, यानी गरीब और भिखारी होते जा रहा है। इस व्यवस्था में गरीब देशों की स्थिति और ज्यादा खराब हो चुकी है। इन देशों के बाजार अर्थव्यवस्था पर विकसित देशों की बहुराष्ट्रीय कंपनियों का अधिकार होते जा रहा है, यानी जो बड़ी बड़ी जो कंपनियां होती है, यानी अमेरिका, यूरोप जैसे देशों के साथ जब अच्छे तरीके से काम करती है तो कहीं ना कहीं इनको सबसे ज्यादा प्रॉफिट होता है और अमीर हो जाते हैं, लेकिन गरीब और गरीब रह जाते हैं। तो प्यारे मित्रों, ये थे हमारे कुछ थॉट्स जो कि आपने इसे समझा और पढ़ा। आप इसे एक काम कीजिएगा कि आप अपने नोटबुक में इसे लिखें, ताकि आप इसे 1 से 2 बार पढ़ लीजिए। पढ़ने के बाद आप अपने एग्जाम में इस तरीके से लिखते हैं तो आपके मार्क्स इंक्रीज हो जाएंगे। तो प्यारे फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट वीडियो में